चलिए बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी जो यहाँ पे है वो है फ्लूट, बांसुरी, है ना, या फिर माउथ ऑर्गन जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो माउथ ऑर्गन के केस में अक्सर आपने नोट किया होगा इन सच एयर इंस्ट्रूमेंट, है ना, एयर इंस्ट्रूमेंट्स इनको कहते हैं, हवा वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एयर का इस्तेमाल करके, एयर को तरीके से कट करके जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज जरा यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, मैंने खुद उत्तरायण के टाइम पे इस चीज को नोट किया, तो ऑब्वियसली आप तो मुझसे अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो आपने भी नोट किया होगा। क्या आपने नोट किया है कि कई बार जब हम जिस छत पे खड़े हैं और हमारे पीछे जो कोई पतंग उड़ा रहा है, जब उसका मांझा वो खींच मारता है ना, अगर खींच मारता है तो उसका धागा श्यू 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 आवाज करते हुए निकलता है। क्या आपने देखा है, इस चीज को ऑब्जर्व किया है, फील किया है? अगर आपने फील किया है तो इसका मतलब सही बात ये है कि वो मांझा या फिर वो जो धागा है वो एयर को बच्चों कट कर रहा है, एंड हेंस इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड। कई बार ऐसा होता है कि हम पेन की कैप से, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम पेन की कैप से, ये पेन का कैप है, इससे भी साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इस पेन की कैप में, ये पेन की कैप किस तरीके से एक्ट कर रही है, ऊपर का पोर्शन ओपन है एंड नीचे का पोर्शन लॉक है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। एक स्ट्रक्चर हमारे को दे रखा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब एयर तो इस पूरे के अंदर भरी हुई है, इधर भी भरी हुई है, इन सारे के सारे 4 कॉलम बनाए मैंने, इन सब के अंदर भरी हुई है, एयर इस ढक्कन में भी भरी हुई है ना। अगर ये ऐसे, मैं ऐसे तो नहीं ना इसको यूं इसमें भर दूं एयर, ये भरी हुई है ऑलरेडी, है ना। पर जब मैं ऐसे हवा इसके अंदर ब्लो कर रहा हूं तो होता क्या है कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं एंड वो वाइब्रेशन कैरी फॉरवर्ड होता है और वो नीचे तक जाता है। अब मुझे ये बताइए, नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, जो रिजिड एंड है ना, वहां पे जो पार्टिकल है, जो रिजिड एंड वाला पार्टिकल है, क्या वो एयर के पार्टिकल की तरह ऑसिलेट कर पाएगा? तो आपका जवाब होगा पक्की बात है सर, नहीं कर सकता, है ना। तो अगर नहीं कर सकता, जो सबसे बेसिक लूप यहाँ पॉसिबल है, जो अपन को साफ साफ पता चल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे बनेगा आपका नोड, क्योंकि ये पार्टिकल कभी नहीं हिल सकता, और यहाँ का पार्टिकल क्योंकि वो एयर का पार्टिकल है और वो बहुत अच्छा एम्पलीट्यूड शो कर सकता है, तो वो यहाँ ऐसे हो सकता है और यहाँ ऐसे हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट केस दैट इज पॉसिबल हियर, दिस इज योर फर्स्ट केस, एंड इसी केस को बोलते हैं हम फंडामेंटल केस, है ना, यही हमारा फंडामेंटल केस है। अब इस ऑर्गन पाइप की जो भी लेंथ है वो मैं L मान लेता हूं फिर से। अब यहाँ अगर नोड है तो पक्की बात है आपका यहाँ पे एक एंटी नोड बना है AN। मैं आदत में अगर होता है ना, कई बुक्स में एंटी नोड को सिर्फ A से लिखते हैं, मैं इसलिए A से नहीं लिखता क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को फिर A एम्पलीट्यूड लगता है ना, तो AN पूरा लिखेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। AN इज एंटी नोड, ये इलाका एंटी नोड है, ये इलाका नोड है। नाउ सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑलवेज नोन टू अस एंड इट इज लैम्डा बाय 4। तो इसके अंदर हाफ लूप है, तो मैं ऐसे लिखूंगा हाफ लूप इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 एंड इट इज इक्वल्स टू L, है ना। हेंस आई कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L, हेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/4L अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कौन सी आएगी? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ जो स्पीड हम इस्तेमाल करेंगे वो एयर वाली इस्तेमाल करनी है, तो अंदर का प्रेशर, इलास्टिसिटी, सब कुछ सब मैटर करता है। तो एक काम करेंगे, अभी इसकी स्पीड के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं स्पीड लिख देता हूँ, है ना, स्पीड ऑफ साउंड। आते हैं सेकेंड केस, दिस इज अवर सेकेंड केस। ठीक, अब अगेन अनदर पॉसिबिलिटी व्हाट कैन बी, है ना, अनदर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये लूप यूं आए, ठीक है, और ये लूप यूं आए ऐसे, ठीक है, ये अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी है। ये इसका ओपन एंड है, ये वाला, है ना, हेंस दिस इज एंटी नोड हियर, दिस इज योर नोड एंड दिस इज योर नोड, एंड ये लेंथ आपका जो है ये L है, एंड ये लेंथ जो है आपका ये L है। दिस गैप इज लैम्डा बाय 4 एंड दिस गैप इज लैम्डा बाय 2, ये आप ऑलरेडी जानते। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर हाफ लूप ही काउंट कर रहा हूँ तो एक हाफ लूप नीचे है, दूसरा एक हाफ लूप ऊपर है, तीसरा एक हाफ लूप ऊपर है, तो there are 3 half loops and 3 into lambda by 4 is equals to L. Hence lambda is equals to what? 4L upon 3. Hence frequency is equals to 3 upon 4L into V. ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगेन इनके नीचे थोड़ी सी लाइंस छोड़ दीजिएगा, हम लोग उनके ऊपर बाद में बातचीत करेंगे। अगला केस क्या पॉसिबल है? अगला केस ये पॉसिबल है कि ये यूं हो जाए,
है ना, फिर उसके बाद एक यूं हो जाए, फिर उसके बाद एक और यूं हो जाए, ठीक है। इधर एक था, इधर 2 लूप आ गए, है ना। तो ये हो गया λ/4, इसको आधा काट दो, इसको आधा काट दो, 1 2 3 4 5, यानी कि देयर आर 5 हाफ लूप्स एंड इट इज इक्वल टू 5 into λ/4, 5 into λ/4 एंड दैट इज इक्वल टू L, hence λ is equal to 4L/5। सही है क्या? नहीं, 5L/, हाँ 4L/5 सही है। Hence frequency can be written as 5/4L into V, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे लूप्स हो सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आप तो आप दिखेगा काफी सारे लूप्स यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। देयर कैन बी मैनी लूप्स पॉसिबल, ठीक। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन से कि एक लूप के अंदर आप ध्यान से देखें तो देयर आर 2 times ऑफ λ/4, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर 2 times, तो ध्यान से देखिएगा 2n+1 into λ/4 is equals to L, hence λ is equals to 4L upon 2n+1, frequency is equals to 2n+1 upon 4L into V। अब ध्यान से देखिए, n की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगी हम इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो n की कंडीशन जैसे 0 हो गई हम इस कंडीशन पे पहुंच गए, यानी कि फर्स्ट केस आ गया। n की वैल्यू जैसे ही 1 डाली तो आपका ये सेकंड केस आ गया, n की वैल्यू जैसे ही 2 डाली तो आपका ये केस आ गया। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि n इज बेसिकली गिविंग अस द नंबर ऑफ लूप। ध्यान से देखिए, अगर n की वैल्यू 1 डालते हैं यानी कि एक लूप है तो 2n+1 यानी कि 3 वो आ गया। n की वैल्यू 2 डालता हूं क्योंकि 2 लूप है तो आपका आंसर 5 आ जाता है। नाउ हियर आई हैव टू से देयर आर n लूप्स, है ना। इफ देयर आर n लूप्स देन आई हैव टू से n into λ/2 plus λ/4 एंड इट इज इक्वल टू L। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग दिस सेम टर्म only, so that is why we have written this expression here, ठीक है। that is why we have written this expression here। so this is the fundamental frequency, है ना, this is the fundamental frequency, यहाँ पे फटाफट लिख लें, this is the fundamental frequency and first harmonic frequency, fundamental and first harmonic frequency। case 2 में लिखें, it is first overtone frequency, it is first overtone frequency and third harmonic frequency and third harmonic frequency। केस 3 के लिए लिखें, ये केस 3 है ना। सेकंड केस क्या है, थर्ड केस एंड दिस इज फोर्थ केस। ऐड कर दीजिएगा फटाफट, है ना। थर्ड केस इट इज सेकंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। आ रही ना बात समझ में, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो याद रखिएगा हार्मोनिक इज बेसिकली मल्टीपल, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली मल्टीपल of the fundamental frequency. The number by which the fundamental frequency is multiplied is known as harmonic frequency and overtone is basically the number of loops increased in the fundamental frequency। तो एक लूप बढ़ा तो फर्स्ट ओवरटोन, 2 लूप बढ़ा तो सेकंड ओवरटोन एंड यहाँ पे n लूप बढ़ा तो n ओवरटोन। दिस इज nth ओवरटोन एंड 2n+1th frequency of harmonic, है ना। तो इसमें लिख लें फटाफट n वाले में, इट इज nth ओवरटोन एंड 2n+1th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इसी पाइप को कई बार बुक के अंदर यूं लिखा है COP, कोप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक। खास बात आप समझिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर क्या है, बॉटम पे यहाँ पे नोड बनता है एंड टॉप पे हमेशा एंटी नोड बनता है। लाइन ऐड भी कर दो। above study has concluded that in closed organ pipe open end always behaves as antinode and closed end always behaves as node, ठीक है। now second structure closed organ pipe के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका open organ pipe, है ना। open organ pipe कुछ इस तरीके का है, तो दोनों तरफ ओपन होता है ना। तो बात सिर्फ इतनी होती कि दोनों तरफ जो है अब आपका एंटीनोड बनेगा। तो दिस इज योर फंडामेंटल केस 1, ठीक है। फटाफट बनाते जाओ मेरे साथ साथ ही। वाइब्रेशन इन एयर कॉलम के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। ओपन ऑर्गन पाइप को OOP लिखोगे आप तो ऐसे ही लिख देना। इसकी फ्रीक्वेंसी अब आप लिख के दिखाओ मुझे, लेंथ L मान लो, है ना। जल्दी करके दिखाओ, लेंथ L मान लो और करके दिखाओ जल्दी। लेंथ ऑफ द पाइप इज L एंड फ्रीक्वेंसी लिख के दिखाओ। हो गया, चलो करें, ठीक है। अगर पाइप की लेंथ आपकी यहाँ पे L है ना, दिस इज λ/4, दिस इज λ/4, तो पक्की बात है मैं कह सकता हूँ इट इज λ/2,
एंड इट इज इक्वल टू एल, हेंस लैम्डा इज इक्वल टू 2l। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी हमारे पास v/2l, सिंपल है। अच्छा, v के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, v में आखिरी में दोनों का कॉमन ही होता है तो लिखा ही दूंगा आपको। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/2l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब आपको याद हो ही गया है तो साथ साथ ही लिखते जाओ, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड अवर फर्स्ट हार्मोनिक, ये आपका पहला हार्मोनिक है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट केस टू। ठीक है, देखो ये तो तय है कि इस ओपन एंड पे एक एंटीनोड बनेगा और इस ओपन एंड पे भी एक एंटीनोड बनेगा। अब पॉसिबल केस ये था कि इन दो एंटीनोड के बीच में एक नोड आ जाए, तो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक केस हमने यही बनाया। फिर अब इसके बाद दो नोड्स भी पॉसिबल हो सकते थे, तो केस नंबर 2 में हमने क्या बनाया, दो नोड्स यहाँ पे शामिल कर लिए। तो ये एंटी नोड हो गया एंड ये भी एंटी नोड हो गया। एन ही लिखना, कभी ए मत लिखना। अब लेंथ तो आपकी वैसे ही है एज यूजुअल, है ना। अब लेंथ कैलकुलेट करना फिर से आसान है। एक अच्छा, यहाँ पे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या दिक्कत आती है देख लेते हैं ना। दिस इज λ/2 एंड दिस इज λ/2, टोटल पूरा लैम्डा आ रहा है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, और आई वुड सजेस्ट कि आप जो है इसको ऐसे लिखें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ लिखना वैसे सही रहता है ना। और ऑब्वियसली ये v/l लिखा जाएगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको इस तरीके से लिखें कि ये फेमिलियर लगे पूरा फंडामेंटल से कंपेयर किया जाए। तो यहाँ से देखिए λ/4 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 लैम्डा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 2v/2l। तो इफ यू विल कंपेयर हियर, तो यू विल सी इट इज सेकंड हार्मोनिक, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड हार्मोनिक एंड इट इज अ फर्स्ट ओवरटोन, है ना। सेकंड हार्मोनिक एंड अ फर्स्ट ओवरटोन, एक लूप एक्स्ट्रा लाया गया है एज कंपेयर टू दिस। ठीक, नाउ केस 3 मेरे ख्याल से अब आप सोच पाएंगे। फटाफट अपने आप स्क्रीन को रोकिए और बना के और मुझे फोटो भेजिएगा फटाफट, जल्दी, शाबाश कीजिए। केस 3 आप कर पाएंगे। नोड 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 एंटी नोड, ठीक है, 1 2 3 λ/2 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 3 λ/2 एंड इट इज इक्वल्स टू एल एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2l/c, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3v/2l, यानी कि आई कैन से इट इज थर्ड हार्मोनिक, एंड सेकंड ओवरटोन, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, दिस इज अ थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड अवर सेकंड ओवरटोन। तो अब मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हार्मोनिक और ओवरटोन का कंसेप्ट आखिर एक्चुअली कहना क्या चाहता है। इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, ये क्या बोलेंगे, केस 1 बताइए, केस 2, दे विल ऑलवेज आस्क यू इन टर्म्स ऑफ दीज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, है ना। कुछ सवाल कराऊंगा आपको, बट देन मुझे पता है कि आप लोग डेफिनेटली आज तक में आज अगर ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपने सॉल्व एग्जाम्पल डेफिनेटली ट्राई कर लिए होंगे, एंड दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट यू, क्योंकि यही चीज है बेटा। आप आज से 3 महीने बाद अपने नर्चर के साथ के किसी भी राजकोट के या बाहर के किसी भी बच्चे से आप कंपेयर करेंगे ना, यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ एट अ वेरी 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 अप लेवल, है ना। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, है ना। बहुत मजा आता है, देखते जाइए। अब देखिए, ओपन एंड वाला एग्जाम्पल होता है हमारा पानी का पाइप। अगर आपके घर में गैस लाइन डली हो कभी, या पानी का पाइप आया हो, तो उसमें जो पाइप है वो दोनों तरफ से ओपन है ना। कई बार हम हवा ब्लो करते हैं, हवा अंदर गूंजती है ना। इट प्रोड्यूसेस अ साउंड दैट इज द सेम दिस ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब OOP, आप इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ऊप, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप, ऊप, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आता है वापस से वही nth, है ना। तो nth का डायग्राम भी बना लेते हैं। इसी में कर दूं क्या ऐड, है ना, इसी में कर देता हूं ऐड। केस 4 ऐसे चलते जा रहे हैं एंड लास्ट में वी हैव गॉट अ सिंगल लूप, ऐसे, ठीक है। ऐसे काफी सारे लूप्स यहाँ पे रहे होंगे, ठीक है। जरा सोच के देखिए, आई कैन से है 1 2 3, है ना, ऐसे काफी सारे लूप है, हर एक लूप की लेंथ λ/2 है। तो आई कैन से इफ देयर आर n लूप्स देन n into λ/2 प्लस ये, और ये एक्स्ट्रा में आ रहा है तो प्लस λ/2 एक्स्ट्रा में मैंने लिखा, एंड इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू l, ये लेंथ l है पूरा, ठीक है। तो कैन आई से n + 1 into λ/2 एंड इट इज इक्वल्स टू l। तो क्या मैं कह सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l/n + 1, हेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज n + 1 into v/2l, ये है, ठीक है। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी दैट इज n + 1, है ना।
एंड इट इज V/2L। ध्यान से देखिए। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा ओवरटोन है, तो बच्चों क्या बोलेंगे आप? दिस इज अवर nth ओवरटोन। लिख लीजिए फटाफट। एंड n+1th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, एंड n+1th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नाउ ऑल्सो राइट as we can see frequency in case of open organ pipe and closed organ pipe of same length have a relation of this। ये एक स्टेटमेंट लगा दें एंड इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दें। यही स्टेटमेंट लगा दें एंड इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दें यहीं पे। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कैन बी गिवन बाय our old formula that is under root of E by rho, है ना। For air which can be written as under root of B by rho, that is B is bulk modulus जो आपको ऑलरेडी पता है। V is equals to B by rho। एंड आप ये भी जानते हो कि जो लाप्लास का करेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने B की वैल्यू जो है गामा P फाइंड आउट कर ली थी। एंड हम जो है गामा P/ρ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिखते हैं, तो वही सेम टू सेम जो है स्पीड आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। अब आफ्टर दिस पर्टिकुलर इतना करने के बाद अब फिलहाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे कमिंग मॉड्यूल के अंदर हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन दोनों सेगमेंट्स को कंसिडर करूंगा। इन दोनों सेगमेंट्स पे डायरेक्ट सवाल नहीं आता है। इन दोनों सेगमेंट्स पे सवाल आपको कैसे मिलेगा मैं थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देना चाहूंगा, है ना। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी उठा लेगा, कहेगा थर्ड हार्मोनिक, एंड हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसके अंदर इतनी बीट का डिफरेंस आ रहा है। समझ गए बात? बीट के क्वेश्चन को इसके साथ में मर्ज कर दिया। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर गिवन। उनका फील आपको तभी आएगा जब आपके सामने बोर्ड पे होंगे, है ना। तो जस्ट एंजॉय डूइंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड एक्सप्लोर मोर एंड मोर। ठीक है, कोशिश करेंगे। एक सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा बाकी है वो डॉपलर इफेक्ट है, एंड दो छोटे छोटे रेजोनेंस ट्यूब एंड सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो कोशिश करते हैं विद इन 1 or 2 लेक्चर्स वी विल वाइंड इट अप दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए और कुछ बात हो बताइएगा। हेलो, राधे राधे बच्चों। चलिए कुछ सवाल हम लोग करने वाले थे, उन सवालों को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। और भी काफी सवाल हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, बट टॉपिक को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे एंड सवाल भी आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल स्ट्रिंग का मैंने अभी आपके सामने रखा है, और दोनों ही सवाल इनफैक्ट स्ट्रिंग के हैं, बट इसके बाद हम एयर कॉलम वाले सवाल भी करेंगे। जो मैंने आपको बताया था बीट के साथ में क्वेश्चन को मर्ज किया जाता है, वो भी करेंगे, है ना। कई सवालों में बार बार कंटिन्यूअल बेसिस पे रेजोनेंस का नाम आ रहा है, इसीलिए मैं रेजोनेंस ट्यूब भी आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप जब एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, शीट अटेम्प्ट करें, तो आपको बार बार रेजोनेंस नाम का एक शब्द बार बार उसमें मिले। तो मैं बता देता हूँ कि रेजोनेंस का मतलब होता क्या है, क्योंकि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और इसके चलते बहुत आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। If the wires of length 50 centimeter and the setup is made just like this, ये पहले का ही NLM का सेटअप है आपका, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, you are asked to find the fundamental frequency of the portion of string between wall and pulley। माने वो ये कह रहा है कि आप इस एंड से इस एंड तक के बीच की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता दीजिए बस। तो बच्चों आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तब होती है जब इनके बीच में क्या बने, एक लूप बने, ऐसा। पक्की बात है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन लेंथ दैट इज 40 सेंटीमीटर, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। क्या ये नोड बनेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी नोड बनेगा। तो अगर ये दोनों नोड बनेंगे तो आपका बीच में एक एंटी नोड होगा, and distance between two consecutive nodes is what? Lambda by 2. Hence I can say lambda is equals to 80 centimeter. Hence I can say lambda is equals to 80 centimeter. And if lambda is equals to 80 centimeter, I can say V equals to lambda upon capital T, है ना। और in fact कल ही सीखा था हम लोगों ने, if I need to calculate frequency then frequency can be written as V upon lambda,
ठीक है। अब अगर एवरीथिंग मस्ट बी इन एसआई, अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ एसआई यूनिट्स के अंदर ही हो तो v कैलकुलेट किया जाए। पहले v कैलकुलेट करने के लिए डेटा मिला हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करना आसान था, T/u फॉर्मूला था। टेंशन यहाँ पे mg, जितनी टेंशन यहाँ नीचे दिख रही है आपको वो है 16 न्यूटन, तो यहाँ 16 लिखें, अपॉन म्यू मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे लिख लें, तो मास हो गया आपका 20। और अच्छा, इसी को अगर आप चाहते हैं कि केजी पर मीटर में करना है तो -3 लगा दिया जाए, -3, और नीचे लिखूंगा मैं लेंथ यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -2, 50 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 यहाँ पे 10 की पावर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -1 जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 160 इंटू 5 अपॉन 2। ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ दिखेगा 2 8 जा 16, it is 80, 8 5 जा 40, and it is under root of 400, and hence the velocity here is 20 meter per second. ठीक है, velocity here is 20 meter per second. Now frequency can be easily calculated. देखिए SI में कन्वर्ट करने से बहुत अच्छा डेटा बना, और अगर मैं शायद ग्राम और सेंटीमीटर में लेके चलता तो अच्छा डेटा नहीं बनता। तो आपको एक चीज यहाँ से पता चल रही होगी कि क्वेश्चन वाले जो बनाते हैं क्वेश्चन को बहुत मेहनत करते हैं आपको खूबसूरत आंसर ला के देने के लिए, ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे अपना आंसर बहुत अच्छा बनेगा। 20 नीचे लैम्डा था, दैट इज 80, विच कैन बी रिटन एज 80 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर का कन्वर्जन। तो ये 20 को 4 टाइम्स कैंसिल किया, 4 को ये 25 टाइम्स कैंसिल किया, 25 हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी which will be obtained as first frequency, that is the basic frequency, that is the fundamental frequency. तो जो ये string frequency बना सकती है यहाँ पे, जो fundamental frequency बना सकती है, that will be 25 hertz, ठीक है। ये frequency आपका ये string बना सकता है। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ इस सवाल के अंदर, I can ask you the fifth harmonic, I can ask you the third harmonic, I can ask you first overtone, I can ask you fifth overtone, whatever. आपको पता होना चाहिए कि ओवरटोन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, and then only you can do this particular question in next level. जैसे if I am asking you third harmonic, then simply multiply 3 with this and the answer will be 75, है ना। If I am asking you fifth harmonic, चाहो तो लिख लो इसी के नीचे, I don't have space so I am not writing, but then you can write in the next 2 lines. If I am asking you fifth harmonic, then you can write down, it will be 125 hertz, ऐसे, yeah? So this is how you can always approach for the harmonic frequencies also and overtones also, ठीक है। अगर इसी सवाल में मैं आपसे if I ask you overtone, है ना, so just write down homework question for yourself. You have to calculate third overtone and first overtone, है ना, दोनों निकाल लीजिए, काफी सफिशिएंट है। You will get to know. First overtone मतलब इस लूप से एक लूप एक्स्ट्रा होना चाहिए इसी पूरे पोर्शन के अंदर, है ना। थर्ड ओवरटोन मतलब 3 लूप एक्स्ट्रा होना चाहिए एक फंडामेंटल से, इसका मतलब ये होता है। तो मुझे दिख रहा है ओरल आंसर, बट देन आई विल नॉट शेयर बिकॉज हम लोगों ने कल डिस्कस किया ही था, और आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो लिए हैं, देज आर ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, है ना, रस्सी के ऊपर है। एयर कॉलम वाला सवाल रेजोनेंस ट्यूब के बाद ही करेंगे, क्योंकि वो भी एयर कॉलम का ही पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना। जल तरंग जो मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस ट्यूब वही चीज है। तो जल तरंग समझेंगे तो आपको फिर आगे तीनों एयर कॉलम के सवाल मिक्स हो जाएंगे, तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक रस्सी है, इसका डायग्राम मैं आपको दे देता हूँ, फिर इसके आगे आप फ्रीज करके जो है करने की कोशिश की। ये रस्सी है, इसकी जो लेंथ है 8.2 मीटर है ना। ये दोनों डेटा आपको दे दिए मैंने। आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, ऑब्वियसली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछूंगा मैं आपसे, है ना। आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए यहाँ पे।
स्क्रीन को रोके फटाफट करके देखें। चलो किया है, ठीक है। फंडामेंटली फिक्स्ड हार्मोनिक पूछिए ना तो फिक्स्ड हार्मोनिक ही निकाल लेते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, कर लेंगे, है ना, हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दिस वेव इज वाइब्रेटिंग इन फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 लूप बन रहे हैं, है ना। तो 5 लूप कैसे बनाए अपन, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लूप बन गया, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ L is equal to 8.2 is equals to 5 lambda by 2, can I write like this, है ना। क्या यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, इट विल बी 8.2 into 2 upon 5 मिल जाएगी, है, लैम्डा दिख रहा है। अब इन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि देयर आर 21 ऑसिलेशन अकरिंग इन 5 सेकेंड, है, कितने ऑसिलेशन आर अकरिंग, यानी कि इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो कहीं ना कहीं ये दे ही रहे हैं, ये तो बहुत आसान हो गया। तो ध्यान से देखो व्हाट दे आर गिविंग इज देयर आर 21 ऑसिलेशंस अकरिंग, है ना, देयर आर 21 ऑसिलेशंस अकरिंग इन हाउ मच टाइम, इन 5 सेकेंड। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी ऑसिलेशंस अकर इन अ सिंगल सेकेंड, ठीक है। तो इन 1 second I can say oscillations will be 21 by 5 oscillations, hence frequency can be written as 5 4 20 and then point and then 2 4.2 hertz, easily it is visible, है। तो यानी कि 4.2 oscillations are occurring per second, this is the frequency। तो ये अपना frequency का आंसर हो गया, यानी कि they are targeting the fundamental frequency। Now if frequency is known and lambda is known, we can easily calculate velocity। So v is actually what, frequency into lambda, lambda already given है, frequency is 4.2, 8.2 into 2 upon 5, this will give you speed, आराम से पता चल रहा है, स्पीड आ गया, वेवलेंथ आ गई, एंड दैट टू इन मीटर, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये हो गया पूरा सिस्टम। अब देखो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लैम्डा के लिए ये पूरा एक लाइन ऊपर तक खाया है, कौन सा लाइन, a string is vibrating in fifth harmonic and gives this much vibration in 5 seconds। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने लैम्डा देने के लिए ये पूरी एक लाइन खाई, फिर उसके अगली लाइन उन्होंने खाई ये फ्रीक्वेंसी देने के लिए, एंड देन उसके बाद ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए दे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है। अब फिफ्थ हार्मोनिक जिस बच्चे को नहीं मालूम होगा, हार्मोनिक की डेफिनेशन नहीं मालूम होगी, वो अटक सकता है। हार्मोनिक मतलब होता है अगर फंडामेंटल में एक लूप है और हम कहते हैं कि थर्ड हार्मोनिक की बात करो तो 3 गुना कर दो, तो उसमें 3 लूप होंगे थर्ड हार्मोनिक में, एंड फिफ्थ हार्मोनिक में 5 लूप होंगे। बट ये तब है जब दोनों एंड फिक्स हैं, ये तब है जब दोनों एंड फिक्स हैं, ठीक है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रस्सी के केस में है। एयर कॉलम के अंदर भी एक केस ऐसा है जिसमें दोनों एंड आपके ओपन है, और एक केस ऐसा है जिसमें एक एंड आपका क्लोज है दूसरा ओपन है। उसके अंदर क्लियर ऑब्जर्वेशन रख के ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आगे आता है रेजोनेंस ट्यूब, है ना। रेजोनेंस ट्यूब आई विल प्रे कि डेफिनेटली आपको लैब्स में जाके जो है ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल एक्सपेरिमेंट आई हैव सीन, बिकॉज मैंने भी अपने स्कूल टाइम पे किया था ऐसे। इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया जाता है, यू हैव दैट इन योर फिजिक्स लैब। आई विल मेक श्योर कि कुछ सब चीज़ें जब नॉर्मल हो जाए ना, तो वी विल डेफिनेटली बी मेकिंग अ लैब, फिजिक्स लैब, है ना, इन अवर न्यू बिल्डिंग। कोशिश करेंगे कि एक लैब बने, बिल्कुल बने, बिकॉज दिस इज अवर ड्रीम
टू मेक थिंग्स विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको उन चीज़ों में ज़्यादा फील आएगी। आप देखो, डॉक्टर्स हैव ग्रोन अप इन द टेक्नोलॉजी सो मच, आज की तारीख में अल्ट्रासोनोग्राफी सो मच हेल्पफुल है ना। तो सोनोग्राफी हो गई, एक सारी चीज़ें, मतलब साउंड इज जस्ट अ मिरेकल फॉर आवर डॉक्टर्स, है ना। मतलब ये लोग इसकी मदद से जो है काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है कि इट कैन मेक यू थिंक, हाँ ऐसा हो सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर व्हेन दे आर गोइंग टू टीच यू इन योर कॉलेज, है ना, देन ऑल्सो यू विल रिकॉल कि हाँ सर ने कुछ ऐसा तो बताया था कि हाँ ऐसा कुछ तो होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम टेक्नोलॉजी लाइक दैट। तो आप लिंक इजीली कर पाएंगे वहाँ पे चीज़ों को, गामा रेज, एक्स रेज, एवरीवेयर देयर इज समवॉट फिजिक्स रोलिंग अराउंड, है ना, फॉर डॉक्टर्स स्पेशली। तो डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा जो है फिजिक्स पढ़ाने वालों से इंस्पायर्ड रहते हैं, है ना। और इनफैक्ट दोनों ही चीज़ें हैं, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। यू विल ऑल्सो बी मेकिंग अस प्राउड वन डे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये जो ग्लास ट्यूब है रेजोनेंस की, ये कांच की या फिर ब्रास की बनी हुई होती है, एंड इट इज जस्ट सेम एज अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही ट्यूब होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द फील। चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द इमेज ऑल्सो विच विल गिव यू अ 3D पिक्चर कि कैसा होता होगा। एक ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमेशा स्केल के ऊपर मार्क्स होते हैं, आपने देखा होगा। द सेम मार्क्स आर देयर ऑन द स्केल, है ना। तो बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ट्यूब होता है, यहाँ से फिर पाइप से कनेक्ट किया जाता है, एंड देन एक और ये ऐसे इस तरीके का एक रिजर्वॉयर यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। एंड देयर इज अ स्टैंड, देयर इज अ स्टैंड व्हिच इज फिक्स्ड हियर, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्टैंड लगाया गया है, ठीक है। एंड एक स्टैंड इधर लगाया गया है इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक। अब होता क्या है, यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए स्केल होते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि वाटर का लेवल क्या है और क्या कुछ नहीं, सब कुछ, है ना। और यहाँ पानी भरा रहता है। इस ट्यूब के अंदर जो पानी भर रहता है हमने पूरा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता है। इसको ऊपर नीचे करके इस वाले छोटे कप को ऊपर नीचे करके हम लोग जो है यहाँ पे पानी के लेवल को एडजस्ट करते हैं इस जगह पे, जिससे कि हवा, ये जो खाली पोर्शन है यहाँ पे एयर रहता है, इस एम्प्टी पोर्शन में यहाँ पे क्या रहता है, एयर रहता है। जस्ट लाइक जल तरंग। जल तरंग जो अपना ग्लास है, आपके कांच का ग्लास होगा घर पे, है ना। मेक श्योर यू हैव 3 ग्लासेस विद यू। एक में सबसे कम पानी रखिए, फिर उसमें थोड़ा सा ज्यादा अगले में, एंड अगले में और ज्यादा। चम्मच लीजिए, टन 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 तीनों बजा के देखिए, यू विल सी अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन ऑल द 3 ग्लास। ऐसा क्यों है, ये पूरा जवाब आज की क्लास पे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये एयर का लेंथ मुझे पता चल गया, ये एयर कॉलम कहा जाता है, दिस इज अ एयर कॉलम, है ना। मैंने इसको सपोज यहाँ पे सेट किया एंड उसके कारण पानी जो है इस लेवल पे है, ठीक है। अब मैं इस कप को जो है थोड़ा नीचे ले जाऊं, ये पानी का लेवल ऊपर चला जाए, ऊपर ले जाऊं पानी का लेवल नीचे चला जाए, इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली जो मतलब है वो सिर्फ इस खाली एयर के कॉलम से है। समझ गए बात को? अगर समझ गए तो आगे फिर ध्यान दें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेजोनेंस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है स्पीड ऑफ साउंड एयर में चेक करने के लिए कि कितनी है आखिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये बहुत ही फेवरेट सवाल है हर एग्जामिनर के लिए, रेजोनेंस ट्यूब, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो स्कूल वाले भी क्वेश्चन को पसंद करते हैं, और एनसीईआरटी तो खैर खास पसंद करता ही है।
तो कई बार क्या होता है, इसकी छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर उठ के आ जाते हैं सीधे सीधे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आना चाहिए, है ना, बहुत काम की चीज है। तो अब इसमें क्या है, मैं एक बार तो आपको ये डायग्राम बना के दिखा चुका, अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं अब इतना सा ही डायग्राम बनाऊंगा, है ना, इसके अलावा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए ये माउथ है और ये पानी है, दिस इज वाटर, ये एयर है, ठीक है, दिस इज अपना ट्यूब, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। इस तरीके का सेटअप आपके सामने है। ठीक है, अब एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है बच्चों, है ना, एंड वाटर जो है अपना वो डेंसर मीडियम होता है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो एयर अपना रेयर मीडियम है और वाटर अपना डेंसर मीडियम है। तो ये जो भी लेंथ है, इस लेंथ को हमने स्केल पे पानी के लेवल को रीड कर लिए हैं। आप देखोगे ये जो भी लेंथ है, हम इस लेंथ को स्केल पे रीड कर लेंगे। यहाँ रूलर होता है साइड में, जैसे 30 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का स्केल रखा जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि वाटर का लेवल क्या है ना। टेस्ट ट्यूब पे भी बना सकता है स्केल, कहीं पे भी बना सकता है, मतलब लेंथ चाहिए आपको मिल जाएगी। एक पेज से भी आप नाप सकते हैं, कैसे भी नाप लेंगे। तो अब ये जो खाली एयर का कॉलम है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लाते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क कैसे लगाया जाता है, ऐसा एक रबर का स्टैंड होता है, हमारे हाथ पे रखते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को उसके ऊपर हिट करते हैं और टिन करके उसके माउथ के ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे हिट करते हैं, टिन साउंड आती है, और उस ट्यूब के ऊपर, मुंह के ऊपर उस कॉलम को लेके उस ट्यूनिंग फॉर्क को उसके माउथ के ऊपर लेके जाते हैं जहां पे रेजोनेंस ट्यूब होती है, तो वाइब्रेशन अंदर जाता है। तो हमें वो लेवल पता करना है एयर का जब सबसे ज्यादा साउंड हमें मिले, है ना। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रखा, साउंड कम मिली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कम है या ज्यादा है, तो मैं चेंज करूंगा। 5 सेंटीमीटर की जगह पर मैंने हाइट को 7 किया, 10 किया। इस पूरे प्रोसेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते मैंने खूब सारी रीडिंग्स ली। सबसे ज्यादा लाउड साउंड जब आपको सुनाई दी, सपोज मेरे को 8 सेंटीमीटर पे लाउड साउंड सुनाई देगी, तो मैं कहूंगा दैट लोकेशन इज फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वो लोकेशन होती है ना, रेजोनेंस वो लोकेशन, तो क्या बोलूं, क्या रेजोनेंस वो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजोनेंस आखिर होता क्या है ना, तो रेजोनेंस मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया होगा, क्योंकि हम लोग अभी दिस इज द टर्म व्हिच इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर क्लास, है ना। पर हो सकता है शायद हम लोगों ने बुलेट का एग्जांपल लिया हो और हमने शायद डिस्कस किया हो। तो चलिए मैं वापस से आपके साथ में शेयर करता हूँ ये पूरा इंसिडेंट। होता क्या है, कोई भी ग्लास, है ना, चाहे आपके घर में जो पानी पीने वाला कांच का ग्लास है ना, या फिर विंडो पेन का कांच का ग्लास, ठीक है, whenever they are manufactured they have certain natural frequencies, है ना, they have certain natural frequencies. Now suppose एक ग्लास की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, है ना, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि एवरी ग्लास इज हैविंग दिस मच फ्रीक्वेंसी। और बाहर से बुलेट गई बाइक, है ना, एज दे आर वेरी मच अवेयर कि बुलेट जाती है तो विंडोज शैटर करने लगते हैं, बिकॉज द एयर वाइब्रेशंस आर टू मच स्ट्रॉन्ग, है ना। तो सपोज अगर उस बुलेट के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी बनी, बाय कोइंसिडेंस इट बिकम 50 हर्ट्ज, यानी कि वही सेम फ्रीक्वेंसी बन गई बाय मिस्टेक जो कांच की थी। then that glass will going then that glass will be breaking, वो ग्लास टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोनेंस। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी दो फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं, है ना, एंड पहली बात तो कोहेरेंट सोर्सेस हो गए, आपको वही समझ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ग्लास, matches with the frequency of the outer object, then they both get added
in the same phase, है ना, and the amplitude becomes twice of the original. इसका मतलब ये है कि जो भी ग्लास के विंडो पेन की एम्पलीट्यूड रही होगी ना, अगर ए रही होगी तो वाइब्रेशन फ्रॉम एयर यानी कि बुलेट से जो वाइब्रेशन आया उसका एम्पलीट्यूड भी इसमें जुड़ जाएगा एंड इट विल बिकम 2A ट्वाइस। और जैसे ये 2A होगा, आई एम टेलिंग यू, ग्लास के सारे पार्टिकल्स बहुत बाहर निकलना चाहेंगे और बहुत बाहर उधर निकलना चाहेंगे, टू एंड फ्रो बोथ साइड्स, एंड द ग्लास इज गोइंग टू क्रैक। So this process is known as resonance. When the natural frequency of any object matches with the external frequency, then this phenomena is known as resonance. ठीक है, इसके ऊपर अपन लिख लेंगे स्टेटमेंट। तो अपन सिर्फ यहाँ पे इतना लिखें, at L1 a loud sound was heard, and this is first place of resonance, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच हो गई है, इसका मतलब ये हो गया। एंड अब यहाँ पे जो ये ओपन ऑर्गन स्पाइक की तरह एक्ट करेगा, ये आपका, क्योंकि ये एक रिजिड मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो ये फिक्स्ड एंड की तरह काम करेगा। दिस इंटरफेस विल एक्ट एज फिक्स्ड एंड, है ना। तो ये कौन सा ऑर्गन पाइप बन गया? COP, क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आई कैन से L1/4 इज इक्वल टू लैम्डा, नहीं सॉरी क्या लिख रहे हो, lambda/4 is equal to L1 and hence lambda equals to 4L, है ना। and V is equals to what? and V is equals to what? lambda, in fact frequency लिखनी है हमें, frequency is equals to what? हालांकि V/4L, ठीक है। एंड ये फ्रीक्वेंसी नोन होगी क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू आएगी, ठीक है। लाउड साउंड या बड़ा एम्पलीट्यूड तभी सुनाई दे सकता है जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, यानी कि रेजोनेंस हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मैं कुछ पढ़ाता हूं, है ना, और आप उसे एक ही बार में समझ पा रहे हैं, देन आप में और मुझ में रेजोनेंस हो गया है ना, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है आपकी और मेरी, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी इजीली, है ना। और ये क्यों हो पाता है? बिकॉज आई नो व्हेन आई वाज अ किड, है ना, मैं जब छोटा था तो आई यूज्ड टू डोंट गेट थिंग्स सो इजीली। क्यों? क्योंकि सर आते थे, थ्योरी बताते थे और चले जाते थे, मुझे लगता था यार ये कैसे हो सकता है। Until and unless जब मैं बाहर जाके उन्हीं चीजों को बहुत अलग लेवल पे सोचता था, then I used to realize, यानी जब तक मुझे रियलाइज होता था, मुझे पता चलता था 2 चैप्टर तो निकल गए, मैं अभी पिछले चैप्टर पे ही हूँ। तो then I started making these things count in the class itself. उससे क्या होता है कि आपका चैप्टर फास्ट एंड क्यूरियस तरीके से जो है कवर होने लगता है। इंस्टेंटली जब आपको उस चीज की फील आ जाती है ना, then you can easily crack the question and you can get the hint also, है ना। तो वही चीजें I am adopting, है ना। And if they are helpful, then I'll be very happy, है ना। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन जो आएगी, फिर मैं क्या करूंगा, पानी के लेवल को एडजस्ट करूंगा, एंड आई हैव एडजस्टेड द पानी का लेवल लाइक दिस। नाउ दिस टाइम द लेंथ इज इंक्रीज टू L2 एंड अनदर टाइम द रेजोनेंस हैज अकर्ड। तो फिर वापस से क्या होगा, एक अलग सिचुएशन यहाँ आएगी, ये वाली जो सेकंड केस होता है हमारा, ठीक है। नाउ दैट सेकंड केस कैन बी रिटन एज 3 lambda/4 and it is equals to L2, and I can say lambda is equals to 4L2/3. Again, this time also the tuning fork which we are using, we are aware of it. We know what is the frequency produced, 10 to 10, ठीक है। तो ये हमारे दो कैलकुलेशन हैं, this is number 1 and this is number 2. Frequency can be again calculated 3V/4L2.
लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, देखो हर एक्सपेरिमेंट में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जब लैब में करेंगे ना, तो उन एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि देयर आर सम एरर्स ऑलवेज, है ना। तो ऐसे कुछ एरर्स जो है रेजोनेंस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में भी काफी बार देखे गए हैं, जिनको हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना। तो वो हम देखते हैं, उनको कहा जाता है एंड करेक्शन, है ना। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज रेजोनेंस, लिखिए व्हाट इज रेजोनेंस। Resonance is a condition. Resonance is a condition when natural frequency of an object, natural frequency of an object matches with external frequency of the system, है ना। जो भी एक्सटर्नल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी का आपका नेचुरली ऑब्जेक्ट भी है, then the resonance will occur. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, under this condition maximum energy transfer takes place and amplitude also increases till maximum, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए, opera singer can break glasses and window pane with their voice, because they are able to produce frequency which is matchable with the window pane, है ना। विंडोज या फिर ग्लास, है ना। इनका टेक एग्जांपल कौन है मेरे पास, आपने एचटीवी के कवर के ऊपर कुछ ऐसा एग्जांपल देखा होगा, नहीं? ऐसा कुछ एग्जांपल आपने एचटीवी के ऊपर, बुक के ऊपर देखा होगा, नहीं? जहाँ तक मुझे लगता है आपने देखा ही होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम काफी सारे बॉल्स को सेपरेट डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे लगाते हैं और सबकी लेंथ अलग अलग रखते हैं। अब हम करते हैं क्या है, हम इसे ऑसिलेट करवाते हैं 2 प्रो। तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन जाएगा यहाँ से, तो ये भी वाइब्रेट करेगा और सब कुछ, ये सारे बॉल्स वाइब्रेट करेंगे, है ना। ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा। This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, है? ठीक है, सारे बॉल्स वाइब्रेट करेंगे। तो जब हमने A को ऑसिलेट करवाया ना, ठीक है, तो सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, सारे ऑसिलेट करने लगते हैं, बट सबसे ज्यादा ऑसिलेशन किसका होगा? Can you guess? If you are guessing E, then your answer is perfect. क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, तो इसके कारण क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं, है ना, एंड हेंस
द मैक्सिमम एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस पर्टिकुलर बॉल। तो ये भी सबसे ज्यादा ऑसिलेशन, मैं ये नहीं कह रहा ये सब नहीं करेंगे बट सबसे ज्यादा इसके पास ऑसिलेशन आएगा फ्रॉम दिस बॉल। सिमिलरली अगर मैं बी को ऑसिलेट करता हूं तो सबसे ज्यादा ऑसिलेशन आएगा डी के पास। करेंगे सारे ही बट उन सब में सबसे ज्यादा किसके पास आएगा? डी के पास। मैं फिर से वही चीज कहूंगा, जब बुलेट निकलती है किसी गली से तो ऐसा नहीं होता कि सारे ग्लास एक साथ टूट जाएं, कभी भी नहीं होता। कुछ ग्लासेस ही टूटेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ग्लासेस की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर रही होगी, बाकी सबकी नहीं कर रही होगी, इसीलिए वो टूटेंगे। तो रेजोनेंस इज बेसिकली दैट कंडीशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट मैचेस with the frequency of the external driven source। driven source माने बाहर से कोई भी जो भी सोर्स है अगर उसके साथ में उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, then maximum amplitude occurs। maximum amplitude can be A1 plus A2। if both the amplitudes are equal then it will be 2A, है ना? then maximum energy transfer takes place and maximum amplitude occurs। और ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। एंड होता क्या है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिजिड ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास की बात कर रहा था, ग्लास इतना कड़क होता है कि अगर उसके पार्टिकल 2A एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करना चाहेंगे तो वो ब्रेक ही हो जाएंगे, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स आर डक्टाइल, है ना? आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में ये टर्म्स पढ़ी होती है, डक्टिलिटी और पता नहीं क्या, बहुत सारी टर्म्स होती है, मैं तो ध्यान भी नहीं इतने सारे। खैर, तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाती है, ठीक है? तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है तुरंत। तो खतरनाक चीज है अपने आप में। तो रेजोनेंस बहुत शानदार चीज है। एंड आप मानोगे नहीं, हालांकि 12th का टॉपिक है बट मैं अभी नहीं लेना चाहता, बट मैंने सोचा रेजोनेंस को बताने का अच्छा तरीका है ये भी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ, हालांकि टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है। सुने, आपके घर पे जैसे आप कभी सपोज कोई भी टेलीविजन शो देखते हैं, है ना? कोई चैनल लगाया आपने, फलाना डिमा का XYZ, है ना? तो मैं किसी भी चैनल को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, है ना? तो कोई भी XYZ चैनल आपने लगाया, तो उस चैनल को लगाने के लिए आपको पर्टिकुलर नंबर डालना पड़ता है, 108 फटाफट जो भी नंबर होता है उस चैनल का वो आपको डालना पड़ता है। उस चैनल पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस चैनल 108 पे कुछ फ्रीक्वेंसी सेट होती है, सेट ऑफ बॉक्स के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी सेट होती है। वो फ्रीक्वेंसी पे जहां पे उसका बेस स्टेशन है वो लोग उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, थ्रो कर रहे होते हैं सिग्नल को। एंड जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो अपने सेट ऑफ बॉक्स में, तो अब सेट ऑफ बॉक्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो हो गई, और बाहर हवा में वो फ्रीक्वेंसी फुल सभी के लिए मौजूद है, सैकड़ों करोड़ों लोगों के लिए वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कब किसका मन कर रहा है वो चैनल देखने का। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वक्त जब हम खड़े हैं यहाँ पे सारी रेडिएशंस निकल रही हैं चारों तरफ, एक इस टीवी की, मतलब इस चैनल की, एक इस चैनल की, ये टीवी फलाना, न्यूज टीवी फलाना, गाने का म्यूजिक टीवी, कॉमेडी शो, सबकी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ बह रही है। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी, टावर की फ्रीक्वेंसी, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी, तमाम सारी फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर से निकल रही हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। ठीक है, क्या कब एहसास होगा? जैसे सपोज कीजिए मुझे FM सुनना है, मैंने 94.3 लगाया, है ना? तो मैंने अपनी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को सेट किया है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को 94.3 पे। तो मुझे जो वातावरण में, जो एनवायरनमेंट में कहीं पे भी वो 94.3 फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं उस चीज को सुन पाऊँ। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है बचपन में एक बार, कि मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा था, किसी का कॉल कनेक्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब आप मानेंगे नहीं, वो जो वेवलेंथ जा रही थी किसी भी मोबाइल कॉल की, तो उस पर मैंने सेट किया फ्रीक्वेंसी पे, तो हम उसको सुन पाए। और अक्सर आपने मूवीज में ऐसा देखा होगा, देयर आर सर्टेन डिवाइसेस व्हिच मिलिट्री इज हैविंग व्हिच कैन ट्रैक द कम्युनिकेशन बिटवीन सम सस्पिशियस ग्रुप्स, है ना? तो दीज आर द सेम थिंग्स होंगे, है ना? अब ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज टेलीकॉम कंपनी को पता चल गया था कि यार ये ब्रीच हो रहा है, माने दिस इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, है ना? तो उन्होंने क्या किया, बैंडविड्थ बढ़ा दी एंड सबको डिफरेंशिएट कर दिया। बोला FM वालों को कि आप इतने ही बैंड में काम करेंगे, टेलीकॉम वालों को बोला कि आप इतने ही बैंड में काम करेंगे, और टीवी वालों को बोला कि आपको इतने ही फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करना है। बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अब उनकी कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होती। अदरवाइज सोच के देखिए,
किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर ही मैं जो है सब कुछ दे रहा हूँ, टीवी को भी दे रहा हूँ और मोबाइल को भी दे रहा हूँ और एफएम को भी दे रहा हूँ, तो सब मिक्स होता। दैट इज वाई दे हैव गिवन द एड्रेस टू एवरीथिंग। समझ में आ रही बात? 12th लेवल पे रेजोनेंस को समझना और ज्यादा मजेदार हो जाता है क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं वहां पे, है ना। बट फिलहाल अभी तो साउंड चल रहा है, तो साउंड में इतना कोई खास रेजोनेंस का सिर्फ इस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है रेजोनेंस ट्यूब के अंदर, है ना। तो अब मैं आपको बता रहा था किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप करते हो तो देयर ऑलवेज कम्स अ एंड करेक्शन, है ना। एंड करेक्शन आता है। एंड करेक्शन हम आने वाले नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर समझते हैं। टिल देन you take a water break. हेलो, चेक 1 2 3 4 5 6 चेक चेक। ओके बच्चों, तो आज वापस से हम लोग रेजोनेंस ट्यूब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन द लास्ट मॉड्यूल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एंड करेक्शन। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एंड करेक्शन। तो वही सेम टू सेम चीजें हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम पे जितना भी बताया, आई थिंक आप लोगों ने उसको थोरोली स्टडी किया होगा। जो एग्जांपल्स खास करके मैंने कम ही पढ़ाया है लास्ट मॉड्यूल के अंदर, जिसमें थोड़ा सा वॉइस का डंपनेस आया। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी बार जो है आई एम गोइंग इन रेगुलर इंटरवल्स एंड चेकिंग कि कहीं क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है, वेदर एवरीथिंग इज एट द गुड पिच और नॉट, एंड इट वाज शोइंग। बट देन आई डोंट नो हाउ इट अकर्ड, बट देन आप में से काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सपोर्टिव हैं सबके सब बच्चे, उन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने वॉइस लाउड करके सुना एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इट। ठीक है, तो लकीली बात ये हुई कि हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कशन किया है वहाँ पे एंड थ्योरेटिकली कम ही आगे बढ़े हैं। तो ऐसा कोई कंसेप्चुअल वीकनेस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नहीं मिलेगी। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है एंड इट गिव्स राइज टू मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर एंड हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। एंड आपको बताया था कि रेजोनेंस ट्यूब में हम लोग पानी भरते हैं यहाँ पे, एंड दिस वाटर वाला लेवल एक्ट्स एज अ फिक्स्ड एंड, है ना। दिस वाटर लेवल एक्ट्स एज अ फिक्स्ड एंड, है ना। अगर ये फिक्स्ड एंड की तरह एक्ट करता है तो हमने इसकी दो कंडीशंस केटर की थी, है ना। एक में मान लीजिए इसकी लेंथ है L1 और इसमें जो वेव फॉर्म बन रहा था कुछ इस तरीके का बन रहा था, विच इज एक्चुअली एंटी नोड हेयर एंड नोड हेयर। तो बाय दिस वे वी रोट लैम्डा L1 लैम्डा बाय 4। हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी थी लास्ट टाइम पे, हम लोग ये लिख चुके थे। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड है, सेम टू सेम हियर आल्सो। फिर अगली बार कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ आएगी, ठीक है। Here you can see it is 3 lambda by 4, है ना। So if this second length, the resonance is again occurring is L2, then it will be 3 lambda by 4. अब दोनों को subtract कीजिए फटाफट। So what you will see is L2 minus L1 will be equal to lambda by 2. And hence from here I can substitute lambda equals to 2 times of L2 minus L1. है कि नहीं? अब अगर मुझसे कहा जाता है कि यहाँ जो साउंड वेव है उसका वेवलेंथ अगर इतना है और फ्रीक्वेंसी बताइए, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही आता है b बाय लैम्डा। b मुझे पता ही है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी मुझे पता ही है एंड इजीली जो है यहाँ से मैं b कैलकुलेट कर सकता हूँ। So I can write down in this format also it is true and in this format also it is true. Double bracket, ठीक है। So this is how you can calculate. अब ये तो हुई बात फ्रीक्वेंसी के थ्रू स्पीड कैलकुलेट करने की, जो कि एप्लीकेशन है रेजोनेंस ट्यूब का।
अब कई बार क्या होता है, एरर चैप्टर जब आपने शुरुआत में पढ़ लिया था तो यू ऑलरेडी रियलाइज दिस थिंग, आपको ये पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं एरर्स हर एक्सपेरिमेंट में होते हैं, है ना। एंड वी आर वेरी मच श्योर कि यहाँ पे भी कोई एक्सपेरिमेंट में एरर होगी। एंड इनफैक्ट साउंड के एरर की अगर मैं बात करूँ तो साउंड में एरर किस तरीके से आती है, तो मैं उस चीज़ का भी यहाँ पे डिस्कशन डिटेल में ही करना चाहूँ, ठीक है। तो हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कई बार एंड करेक्शन के ऊपर सीधा सीधा वो क्वेश्चन में पुट अप कर देता है लैंग्वेज की फाइंड द एंड करेक्शन, ठीक है। So this is how we can calculate the velocity of sound in air. The last equation which we have is velocity of sound in the air. Next. अक्सर क्या देखा गया है, this is our final equation and our very most important equation. After the equation number 3 is end correction. What is end correction? जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फ्री पार्टिकल है, जहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, जो फ्री पार्टिकल है वो तो एयर के कांटेक्ट में है बच्चों। अब मुझे कुछ बताइए, क्या मैं जो मॉलिक्यूल हवा में है, यानी कि यहाँ पे है कहीं पे भी मैं बोल रहा हूँ, और ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या इन मॉलिक्यूल्स को मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि तुम यहीं पे ऑसिलेट करना, आगे मत बढ़ना, या फिर तुम यहीं पे रुकना, इधर उधर होना, बस आगे पीछे मत होना? क्या मैं इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इनको बांध सकता हूँ? क्या मैं इनको कुछ कमांड ऐसा दे सकता हूँ कि यही करना वो मत करना? यार बचपन से ये सिखाया गया है कि एयर या फिर गैसेस के ऊपर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, आप उनको बाउंड ही नहीं कर सकते। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर होल्ड। तो यार कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पे भी है कि अगर ये ओपन एंड है ना, ये ओपन माउथ है यहाँ पे ट्यूब का, तो आप एयर के इधर के पार्टिकल्स को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि तुम इसी पर्टिकुलर लेवल पे रहना। कई बार क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। देखो मैं लैंग्वेज में भी लिखा दूंगा आपको, है ना, चिंता न करें। ऐसे बाहर निकल जाता है, यूं, इतना, ये इसको कहते हैं हम एंड करेक्शन ई, है ना। मतलब जो लेंथ है ना, हम तो लेंथ ऑफ द ट्यूब L1 ले रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, हम तो लेंथ L1 ले रहे हैं, बट ये L1 से ज्यादा है λ/4, ये होता है करेक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मैं एंड करेक्शन को कंसीडर कर लूं तो आई हैव टू राइट E + L1 = λ/4। सिमिलरली अगली बार फिर से यही सेम गलती उठाता है, अगर यही पार्टिकल, तो यूं हो जाएगा। नाउ दिस टाइम अगेन इट इज E एंड दिस इज L2, E + L2 = 3 λ/4, ठीक है। नाउ considering these two mistakes again, let's say this is number 4 equation, number 5 equation, solving them both, I'll get again same to same, 5 minus 4, है ना, it will give me what, L2 minus L1 = λ/2, ये expression यहाँ पे है, and lambda will be given by twice of L2 minus L1, पहले की तरह same to same, ठीक है। That is our equation number 3, same to same, no change at all. Now simply do what? Substitute this lambda here and putting this value in equation 4. We will see E + L1 = twice of L2 minus L1 upon 4. 2 से ये 2 times कैंसिल हुआ यहाँ पे आया, and hence I can write down, यहाँ से देखिएगा, E can be given by L2/2 minus L1/2 minus L1, and E can be given by
L2 माइनस 3L1/2। कई बार क्या होता है, एंड करेक्शन आपको गिवन नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, बट वो दो लेंथ दे देता है आपको कि पहला रेजोनेंस L1 पे था एंड सेकंड रेजोनेंस L2 पे था। याद रखिएगा, है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि लाउड साउंड रही होगी यहाँ पे, है ना। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकंड रेजोनेंस। दो कंडीशन जो है रेजोनेंस की, उन पे जो लेंथ मिली है हमें L1 एंड L2, उन्हीं दोनों की हेल्प से आप एंड करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर सेटअप पे, एपरेटस पे, एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, दैट इज L2 माइनस 3L1/2। बहुत आसान है। हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इस पे ज्यादा पुटअप नहीं हुए हैं लास्ट कुछ सालों में, मगर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। देयर आर मेनी मोर चांसेस, तो इसको भूलिएगा मत, क्योंकि अक्सर इस पे कम ध्यान दिया जाता है और वही चीज आ जाती है। दिस इज अवर फाइनल एंड सिक्स्थ इक्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक, तो ये है हमारा एंड करेक्शन। इसी को कई बार जब रेक्टिफाई करते हैं हम इस करेक्शन को, तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट E is equals to 0.6 R, है। तो on calculation and correction can be related with radius of cube as well. Radius of cube as well by relation E is equal to 0.6. If cube is open at both ends, if cube is open at both ends, then end correction will also be doubled. And E dash will be 1.2 times of R, where R is radius of cube. राइट बात समझ में। कई बार क्या होता है, ये L1 L2 ना देके वो लोग रेडियस भी दे देते हैं ट्यूब का। तो रेडियस अगर ट्यूब का गिवन है तो एंड करेक्शन निकालना इस तरीके से आसान है। यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द फैक्टर ऑफ 0.6 विद द रेडियस एंड यू विल गेट द एंड करेक्शन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। बस इतना सा ही है ये हमारा एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट इज इट। फिनिश करें एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात की जाए कि अगर हम यहीं पे इसी सेटअप के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। F इज इक्वल टू V बाय लैम्डा करना है आपको, इजी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, देखिए मैं तब भी आपको बता देता हूँ हाउ यू विल डू दिस, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि वी आर डीलिंग है ना, वी आर डीलिंग है एंड वी आर डीलिंग है, इस जगह पे अगर मैं डील कर रहा हूँ तो क्या करना है, मैं बता देता हूँ आपको। इसी के नीचे लिखते हैं हैशटैग कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद एंड करेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद एंड करेक्शन। तो इसी सेटअप के अंदर, है ना, आप यही डायग्राम एज इट इज यहाँ बना लें एंड जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे
रेजोनेंस की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है जो भी है F1 मैं इसको लिख रहा हूँ, इट विल बी V/, V तो ऑलरेडी या तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं या हम ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ E प्लस L1, तो मैं L1 प्लस E की जगह 0.6R लिख सकता हूँ, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. Similarly, here also I can do the same. F2 can be written as 3V upon 4 times L2 plus 0.6 times of R. This is it. The box. ठीक है, तो दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसीज कैन बी कैलकुलेटेड. ये मैंने सिर्फ इसीलिए बताई कि कहीं आगे जाके आप यहाँ ना अटक जाओ कि यार इतना सब कुछ तो आ गया, उसके बाद क्या करना है. देखो, कभी भी आपको दो लाइन्स दे रखी होंगी, एंड करेक्शन आप निकालेंगे, एंड करेक्शन की वैल्यू आपको L1 के साथ में जोड़ के जो है पहली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और दूसरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन. रेजोनेंस ट्यूब के बाद, रेजोनेंस ट्यूब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था बच्चों जिसमें हम लोगों ने पूरा एयर का इस्तेमाल किया, यानी कि ये साउंड का एक्सपेरिमेंट था. ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट रस्सी के भी होते हैं, है ना, जिनमें हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं, है ना. और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें रिजिड और एयर दोनों को साथ में मिक्स किया जाता है ना, जैसे कुंड्स ट्यूब, है ना. ये सारे सेटअप एक्सपेरिमेंट के हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज, एंड कोशिश करेंगे कि आज डॉपलर इफेक्ट भी हमारा खत्म हो जाए, एंड वी विल बी मूविंग टू अवर वेरी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल 2, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड एंड एवरीथिंग. वो हम लोग अब चालू करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करें. रेडी हैं आप लोग? ओके, सुनिएगा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले चलिए डॉपलर इफेक्ट पर पढ़ा जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स छोटे हैं और वो कभी भी हम लोग इजीली कैटर कर पाएंगे. बट ये वाला जो इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट, ये बहुत काम का है और ये काफी लंबा टॉपिक है, तो आज के मॉड्यूल के हिसाब से दिस विल बी वेरी वेरी गुड. देखिए, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से. अक्सर आपने नोट किया होगा, अक्सर, है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, वो ये है कि जब कभी भी कोई भी सोर्स, है ना, जब कभी भी कोई भी सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है इस तरीके से, यूं, है ना, ऐसे, ठीक है, यूं, तो ये सोर्स ऑफ साउंड है. ठीक है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और मैं V को वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल रहा हूँ, है ना. मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड V को बोल रहा हूँ, इस चीज का ध्यान दें, है ना. है ना, मैं V को वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल रहा हूँ. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अगर स्टेशनरी हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ और मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, तो मेरे चारों तरफ जो स्टेयर बन रहा होगा ना, वो साउंड का बन रहा होगा. टुचुक टुचुक टुचुक, वो आगे बढ़ रहा होगा, यूं टुचुक 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 पूरा आगे. एंड उसकी वेव की स्पीड क्या होगी? 330 340, जो भी होती है साउंड की नॉर्मल स्पीड. सोच के देखिएगा, अगर मैं भागते हुए साउंड प्रोड्यूस करूं, अगर मैं यूं भागते हुए साउंड प्रोड्यूस करूं, तो क्या होगा यार? कोई भी बॉलर जब रन अप लेता है और बॉल थ्रो करता है, तो क्या उस बॉल को उसकी स्पीड फ्री में मिलती है? काइनेमेटिक्स में मैंने शायद आपको वैसे तो नहीं बताया था, बट आपको ये चीज पता होगी, है ना.
किसी भी चलते ऑब्जेक्ट से जब कोई चीज फेंकी जाती है तो उसको वो स्पीड गिफ्ट में मिलती है ना? ये आप लोगों ने ऑलरेडी समझा होगा पहले, ठीक है? तो अगर ये बात सही है तो अगर मैं दौड़ते हुए किसी भी साउंड सोर्स को मतलब दौड़ते हुए साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, जैसे कार का हॉर्न, कार चल रही है स्पीड से 120 की स्पीड पे और आपने पैं हॉर्न बजा दिया, तो सामने वाले ऑब्जर्वर को यानी कि ट्रक को जो आगे चल रहा है या पीछे वाले ऑब्जर्वर को जो आपके पीछे फॉलो अप कर रहा है आपका, उनको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और आप यकीन नहीं मानेंगे वो फ्रीक्वेंसीज अलग है। अक्सर आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी बहुत करता था क्योंकि मुझे ट्रेन में ट्रैवल करने का बड़ा शौक था बचपन से। मेरे को मतलब जब भी मम्मी पापा बोलते थे कि यार कहीं ट्रैवल करना है, मुझे सबसे ज़्यादा मजा आता था स्टेशन पे जाके बैठने में और ट्रेनों को आते जाते देखने में। डब्बे गिनते थे अपन लोग, छोटे थे तो क्या करें, है ना? फिर ये देखते थे कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है, कोई पटरी पतली है, कोई पटरी मोटी है, फिर पटरी ऐसे निकल के दूसरे में जा रही है। बड़ा देखने में मजा आता था, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। और फिर ऐसे लगता था कि एक बंदा आ रहा है, वो स्विच दबा रहा है तो ट्रैक ऐसे घूम के इधर चला जा रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब चीज़ें क्या है। तो अक्सर क्या होता था, जब कभी भी सुपर फास्ट ट्रेन आने वाली होती थी तो हमें अनाउंसमेंट मिलती थी कि प्लेटफॉर्म से पीछे हो जाएं, है ना? प्लेटफॉर्म से पीछे हो जाएं क्योंकि वो बहुत तेज जाएगी और काफ़ी हेलो हेलो एक सेकंड